नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत काव्य की परिभाषा और काव्य के स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं काव्य की परिभाषा और स्वरूप के बारे में। प्राचीन और भारतीय वाङ्मय में काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के नाटक आदि सभी विधाओं के लिए किया जाता था, किंतु आज काव्य शब्द का अर्थ केवल कविता के लिए समझा जाता है। आज काव्य का अर्थ सीमित हो गया है। काव्य के व्यापक अर्थ में रागात्मक भावनाओं से संबंधित सभी रचनाएं आ जाती हैं, जिनमें आरंभ में गद्य, पद्य, नाटक, चंपू आदि सभी कुछ काव्य के अंतर्गत आते थे। यानी जो भी वाङ्मय होता था, जितना भी साहित्य होता था, वो सभी का उसी को काव्य कहा जाता था। किंतु आज हम काव्य का अर्थ केवल कविता तक ही सीमित रखते हैं। अगर हम काव्य के अर्थ के बारे में बात करें तो काव्य की परिभाषा देने से पहले काव्य शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। अभिनवगुप्त ने काव्य के विषय में लिखा है कि कवनीय काव्यम, अर्थात जो कुछ वर्णनीय है वही काव्य है। संस्कृत और हिंदी में काव्य निर्माता को कवि कहते हैं। अंग्रेजी में कवि का पर्यायवाची शब्द पोइट है और अंग्रेजी में पोइट शब्द का अर्थ है निर्माता या विधायक, और पोइम का अर्थ निर्माण या सृजन। अतः काव्य शब्द का अर्थ है कवि क्रम या काव्य सृजना। अगर काव्य की परिभाषा की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को हम मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। तो प्रथम है संस्कृत के विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं, उसके बाद पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं, और तृतीय है हिंदी के विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं। तो हम सबसे पहले संस्कृत के विद्वानों द्वारा जो काव्य परिभाषाएं दी गई हैं उन पर विचार करते हैं। इसे परिभाषित करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग कविता के लिए हुआ है। काव्य शब्द कविता का पर्याय होते हुए भी संस्कृत काव्य शास्त्र में ये दोहरा अर्थ देते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अपने व्यापक अर्थ में यह शब्द संपूर्ण ललित साहित्य अर्थात साहित्य की सभी विधाओं के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन जब हम इसके संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो ये केवल कविता का पर्याय भी है। अतः संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा दी गई काव्य संबंधी परिभाषाएं भी एक ओर साहित्य और दूसरी ओर कविता को परिभाषित करती हैं। कुछ यहाँ पर काव्य संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहली परिभाषा कि काव्य उस रचना को कहते हैं जो अलंकारों से युक्त होता है, गुणों से सहित होता है और दोष रहित होता है, और उसमें अभिष्ट अर्थ का वर्णन संक्षिप्त रीति से किया जाए। तो इस परिभाषा के अगर हम देखें तो इसमें 4 विशेषताएं बताई गई हैं काव्य की, जिनमें से 3 विधि हैं और 1 निषेध है। तो प्रथम जो बताई गई है विशेषता वह कि अलंकार से युक्त होना। यहां पर लिखा अलंकारों से युक्त, तो अलंकार से युक्त होना। दूसरा गुणों से युक्त होना, और तीसरा कम शब्दों में अभिष्ट अर्थ की सिद्धि, यानी कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को संपूर्णता से कहना। तो ये 3 विधियां हैं, यानी ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। और चौथा निषेध है। निषेध यानी ये चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज? यानी दोष उसके अंदर नहीं होना चाहिए। काव्य में बहुत सारे दोष होते हैं, उसके बारे में एक अलग से हम लेक्चर लेंगे। तो दोष रहित होना ये निषेध है, यानी ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तीनों चीजें अलंकार से युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए और कम शब्दों में अभिष्ट अर्थ की सिद्धि होनी चाहिए। अगर हम आचार्य भामा की बात करें तो उनका कहना कि शब्द और अर्थ में सहित का भाव काव्य है, अर्थात काव्य सार्थक शब्दों की रचना है। इसी प्रकार से जो संस्कृत काव्य शास्त्री हुए मम्मट, उनके अनुसार दोष रहित, गुण सहित तथा कभी कभी अलंकार रहित होने पर भी सार्थक पदों की रचना
काव्य है। तो संस्कृत काव्य शास्त्रियों की जो परिभाषाएं हम देखते हैं उसमें कई त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। अग्नि प्राणकार तथा आचार्य मम्मट ने दोष रहित शब्द को काव्य की परिभाषा में जोड़ा है। ये देखिए, मम्मट के अनुसार दोष रहित। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जबकि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु या रचना नहीं है जिसमें दोष नहीं निकाला जा सकता, अतः इस शब्द का प्रयोग अनुचित है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने कहा कि कभी कभी बिना अलंकारों के भी पद का प्रयोग अनुचित है। जब अलंकारों के बिना भी और अलंकारों के सहित भी दोनों रूपों में काव्य रचना संभव है, तो फिर इसके वर्णन की आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बामा की परिभाषा भी अतिव्याप्ति के दोष से युक्त है, क्योंकि हर सार्थक शब्दों की रचना को कविता अथवा काव्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे हम दो ऐसी परिभाषाएं देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा सारगर्भित हैं। पहली है आचार्य विश्वनाथ की। इन्होंने लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपाद करने वाला जो शब्द है वही कविता है, वही काव्य है। ये दोनों ही परिभाषाएं संस्कृत काव्य शास्त्र की कविता संबंधी प्रमुख परिभाषाएं कही जा सकती हैं, और दोनों ही परिभाषाएं काव्य के अनुभूति पक्ष यानी रस और रमणीयता तथा अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष में आएंगे वाक्य और शब्द, इन दोनों पक्षों के समन्वय पर आधारित होने के कारण ये पूर्ण परिभाषाएं मानी जा सकती हैं। तो आपने इन दोनों को, आचार्य विश्वनाथ की जो एक परिभाषा है और पंडित राज जगन्नाथ की जो परिभाषा है, उसको विशेष ध्यान आपने देना है। इसके बाद हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई जो काव्य की परिभाषाएं हैं उनका विवेचन करते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु जो एक महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कविता की या काव्य की परिभाषा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय पैथेटिक एंड न्यूमेरियस स्पीच, यानी कविता प्रकृति का संवेदनात्मक एवं लयात्मक अनुकरण है, ऐसा अरस्तु जी का कहना है। अगर हम मैथ्यू अर्नाल्ड की बात करें तो उन्होंने कहा तो पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यानी जब हम जीवन के विविध पक्षों को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टि से, तो ही कविता बनती है। इसके अलावा महान इंग्लिश के एक पोइट हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका कहना कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वलिटी, यानी कविता शांति के समय स्मरण की हुई उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक है। यानी हम कविता की जो रचना करते हैं वो शांति के समय बिल्कुल शांति में माहौल के अंदर करते हैं, और उस समय जो हमारी भावनाएं हैं वो सहज रूप से उद्रेक होती हैं। कॉलरिज के अनुसार पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, कहने का तात्पर्य कि कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है। अगर हडसन की बात की जाए तो हडसन ने कहा कि पोइट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशंस, यानी कविता कल्पना तथा मानवीय आवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करती है। जॉनसन ने कहा कि पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विद द ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, यानी कविता वह कला है जो सत्य को आनंद में समन्वित करती है, मिलाती है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात करते हैं। इस कार्य में वह बुद्धि का आधार लेती है और कल्पना की सहायता लेती है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई उपयुक्त परिभाषाओं में वर्ड्सवर्थ की परिभाषा जहां कविता की रचना प्रक्रिया की ओर संकेत करती है, वहीं मैथ्यू अर्नाल्ड की परिभाषा उसके व्यापक अर्थ की ओर संकेत करती है।
कॉलरिज ने कविता के शिल्प पक्ष पर ही अधिक बल दिया है। अब हम हिंदी के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। ये बहुत बार किसी अलग अलग प्रकार के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है, इसको विशेष ध्यान करेंगे। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति काव्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी ये बहुत एक प्रसिद्ध उक्ति है उनकी, ये परिभाषा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यानी काव्य है। बहुत बार पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और यह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावना से किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। यानी इस प्रकार का चित्रण है कि कवि की भावनाएं हैं, लेकिन जो भी उन भावनाओं को सुनता है या पढ़ता है, वो वैसी ही भावना उसके भी हृदय में आ जाती है। ये कविता की सुंदरता है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। सुमित्रानंदन पंत जी की भी जो परिभाषा है बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में आती है। इन्होंने लिखा कि कविता हमारे परिपूर्ण अक्षरों की वाणी है। यानी जब भी कवि काव्य रचना करता है तो वो क्षण परिपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता के पूर्ण सौंदर्य को परिभाषा के सीमित शब्दों में बांधना संभव नहीं है। जब व्यक्ति ने कविता को परिभाषा में बांधने की कोशिश की है, तब हमसे कुछ न कुछ अवश्य छूट गया है। और हम कविता के बारे में कह सकते हैं कि कविता साहित्य की प्रमुख विधा है। इसमें भाव तत्व सबसे सर्वाधिक प्रबल रहता है। साहित्य को यदि हम जीवन की आलोचना कहते हैं, तो कविता को हम जीवन की भावपरक आलोचना कह सकते हैं। वस्तुतः सच्ची कविता वह है जो कवि और पाठक दोनों को भावनानंद प्रदान करने की क्षमता रखे, यानी उनको भावना का आनंद प्रदान कर सके। तो आज हमने काव्य की परिभाषा और स्वरूप के बारे में जाना। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।